आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में, वहां पर रिएक्शन किस तरह से दिख रहा है, साथ ही कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग के आइडियाज भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जो शुरुआती तेजी थी वो अभी भी कायम है। और आज हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड सेशन भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर है, बैंक निफ्टी लाल निशान में आ चुका है। 145 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी इस वक्त दिखा रहा है। अगर टॉप गेनर्स देखेंगे तो आज आईटी शेयरों से सपोर्ट है। एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स और नेस्ले, यहां पर करीब 1.5 से 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो शेयरों में आज वीकनेस है। आईशर मोटर, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, ये कुछ टॉप लूजर्स हैं। और आज सीएलएसए की जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है ऑटो स्टॉक्स पर, काफी सारे शेयरों को डाउनग्रेड किया गया, रेटिंग हटाई गई, जिसके चलते आज हम यहां पर वीकनेस देख रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स ही दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त दिन के निचले स्तर पर आ चुके हैं। वैसे ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था बाजार में, क्योंकि काफी ज्यादा चल चुके हैं, तो इस तरह का एक करेक्शन भी आज देखना एक्सपेक्टेड था। वैसे में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं वहां पर काफी अच्छा एक्शन है। अगर एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करने का वक्त है और उनसे समझेंगे आखिरी के 3 घंटे का ट्रेड। रुचि, थैंक यू सो मच जीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए इस वक्त ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। आज ऑल्दो हम बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा पुलबैक मूव देख रहे हैं, बट ये मोर एक एक्सपायरी फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब जब तक रिवर्सल के कोई सिग्नल्स नहीं आते हैं तो बेटर है कि कोई कॉन्ट्रा ट्रेड्स यहाँ पे लेने की सलाह नहीं रहेगी। जो रिट्रेसमेंट आ रहे हैं पिछले पूरे करेक्शन का, उसके हिसाब से 21,080 तक ये पुलबैक मूव एक्सटेंड हो सकता है। सो आज इंट्राडे हम ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इंट्राडे में भी बाजार थोड़ी कंसोलिडेशन फेज नहीं रहेगा। 47,000 के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी की एक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुई है, वहां पे राइटिंग हुई है। सो हम इंट्राडे कंसोलिडेशन फेज में, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और 21,080 के आसपास ये निफ्टी में अप मूव को आने वाले नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है सलाह। इस वक्त ट्रेड स्पेसिफिक आइडियाज आपके सामने रखा है और ओएफएसएस यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है 4,300 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 4,000 और आईईएक्स में भी खरीदारी करने की सलाह 157 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 143 का। तो दोनों ही स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ऑटो स्टॉक्स पर ही। मंथली ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर बात करते हैं और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ गए हैं फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया। मनीष जी, थैंक यू सो मच इटीना उस स्वदेश को समय देने के लिए। तो फाडा ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि नवंबर की ऑटो बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर आई है। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हम देख रहे हैं शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा रहा ऑटो रिटेल। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में काफी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की गई है। इनफैक्ट सबसे ऐतिहासिक ग्रोथ रजिस्टर की गई है एक पर्टिकुलर मंथ की। और प्राइमरी रीजन जो था फेस्टिविटी का था। दीपावली हमारी जो है इस बार नवंबर में पड़ी और फॉलोड बाय मैरिज सीजन है, वो भी साथ में रहा। पिछले साल अगर आप याद करेंगे अक्टूबर में दीपावली आई थी और नवंबर में ऐसा कोई त्योहार नहीं था। और दीपावली और जो मैरिज सीजन के बीच में गैप था, तो इस बार दोनों एक साथ पड़ने के कारण जो है ऑटो रिटेल में ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। नंबर्स काफी अच्छे आए और साथ ही साथ जो है हार्वेस्ट सीजन भी हमारा चालू हो चुका है अक्रॉस इंडिया, तो उससे भी रूरल इकोनॉमी में काफी फंड फ्लो बढ़ता है। तो इसके कारण जो है ओवरऑल टू व्हीलर और पैसेंजर कार में बिक्री अच्छी आई है। और इस साल ये भी लास्ट ईयर आप याद करेंगे सेम सीजन में शॉर्टेज बहुत ज्यादा था। डीलरों के पास बुकिंग ज्यादा थी और गाड़ियां अवेलेबल नहीं थी, पर इस बार सप्लाई चेन काफी बेहतर है और गाड़ियां काफी अच्छे रूप में अवेलेबल है डीलरों के पास। तो डीलर ज्यादा अच्छी तरीके से कंज्यूमर डिमांड को एड्रेस कर पाए हैं।
हम्म आ, हमने रिपोर्ट में ये भी देखा कि इसमें एक फैक्टर और हाईलाइट किया गया है और वो है वेडिंग सीजन। इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अब 23 नवंबर से ये जो सीज़न शुरू हुआ है शादियों का, उसमें बात की जा रही है कि करीब 38 लाख शादियां होंगी 12-15 दिसंबर तक की जो डेट है। क्या इससे आप हमें थोड़ा एक नंबर, एक आपने बैक ऑफ द एनवेलप कुछ कैलकुलेशन भी की होगी, कोई एक नंबर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि इस बीच कितना ज़्यादा योगदान मिलेगा और किस सेगमेंट पर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी इस सीजन की वजह से? देखिए, वेडिंग सीजन का नंबर कैलकुलेट करना तो इम्पॉसिबल है, बट डेफिनेटली इस सीजन का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है टू व्हीलर सेगमेंट को मिलता है। टू व्हीलर की खरीदी और मैरिज के कारण खरीदी जो है काफी बढ़ती है। आजकल कार मोर और लेस सभी के पास है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नंबर्स में, ओवरऑल नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं आता, और मेजर बेनिफिट टू व्हीलर को मिलेगा। और वेडिंग सीजन के साथ साथ हार्वेस्ट सीजन भी आ रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया, रूरल इकोनॉमी में फंड बढ़ेगा, और फंड बढ़ने के कारण जो है जो टू व्हीलर का परफॉर्मेंस जो लगातार खराब चल रहा था सितंबर तक, सीजन में, फेस्टिव सीजन में उठाव दिखा है, वो दिसंबर में भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है। हम्म पैसेंजर व्हीकल में जो बढ़ती इन्वेंट्री है, इस कंसर्न को भी आपने हाईलाइट किया है। कितनी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो डिस्काउंट भी देने की कोशिश करेंगी, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या आप यहाँ पर थोड़ा धीमापन देख रहे हैं इस सेगमेंट में? डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल की जो इन्वेंट्री है बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है ऑटो डीलर के लिए। एक फेस्टिवल टाइम था, फेस्टिवल टाइम पे बहुत अच्छी रिटेल भी आई, और रिटेल के कारण जो है हम चाहते थे कि स्टॉक लेवल पे करेक्शन आ जाए, पर करेक्शन जो है सिर्फ 2 दिन का आया है। अगर अक्टूबर और नवंबर की आप टोटल होलसेल में अगर आप देखते हैं, तो जो होलसेल की रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ 56,000 गाड़ी में रिड्यूस हुआ है, पर रिटेल जो है सिर्फ 6,700 गाड़ी से बढ़ी है। इसलिए इतना स्टॉक लेवल जो है डीलरों के पास बढ़ा हुआ है। आइडल स्टॉक लेवल 30 डेज का होता है, पर अभी 62 से 64 दिन का स्टॉक लेवल डीलरों के पास है। हमने सायम को, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनको भी चिट्ठी लिखी है कि ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, और डीलर जो है इससे चिंतित है। इनसे डीलरों का फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। अगर इस स्टॉक लेवल को जो है सही समय है कि इसको घटाया जाए, और दिसंबर में जो है, जो डीलरों के पास जो गाड़ियां अवेलेबल है स्टॉक में, उनमें एक अच्छी ऊंची स्कीम लाई जाए, और साथ ही जो होलसेल जो लगातार 3 लाख से ऊपर हो रही है, उसको 2.5 लाख आसपास लाना पड़ेगा 2-3 महीने तक लगातार, तब जाके डीलरों का स्टॉक लेवल पैसेंजर व्हीकल में कम हो पाएगा। नहीं तो ये फाइनेंशियल बर्डन के कारण जो है डीलर, जो एक ऑटो रिटेल इंडस्ट्री बहुत अच्छे टाइम से गुजर रही है, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी मिल रही है गाड़ियां, उसमें डीलर जो है पीछे क्यों छूट जाए, ये समझ के बाहर है। इसलिए स्टॉक इन्वेंट्री को जो है करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों में सुधार होना ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें और यहाँ से थोड़ी बिगड़ सकती हैं। बहरहाल टू व्हीलर के लिए तो काफ़ी अच्छा मार्केट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अच्छे ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। और इस बार का जो वेडिंग सीजन है, अब आगे चुनाव का भी माहौल है, ऑटो सेक्टर को फ़ायदा होने की यहाँ पर बात की जा रही है। रिकॉर्ड लेवल्स इस बार देखने को मिले इस महीने के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे साथ डिमांड पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। माफ कीजिएगा। लेकिन ऑटो स्टॉक पर अगर आज हम देखें तो आज दबाव नजर आ रहा है। बजाज ऑटो 2% नीचे है, आयशर में भी 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है, हीरो मोटोकॉर्प में भी वीकनेस बढ़ी और सभी स्टॉक्स आज दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वजह सीएलएसए की रिपोर्ट भी थी, काफी सारे डाउनग्रेड्स और डबल डाउनग्रेड्स भी हमने देखे हैं, जिसके चलते आज यहाँ पर दबाव है। रूरल मार्केट से रिकवरी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है चुनाव के बाद माहौल थोड़ा सुधरे, लेकिन फिलहाल वहां से रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इस रिपोर्ट में। बट रुचित, आपसे व्यू लेना चाहेंगे ऑटो स्टॉक्स पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या यहाँ से और दबाव देख रहे हैं, और कहीं एंट्री लेनी हो तो कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? मोस्टली आई थिंक टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है। हमने रिसेंटली हीरो मोटो को, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में जो आउट परफॉर्मेंस देखा है, तो यहाँ पे भी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इस रैली के बाद में
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब इतना ज्यादा फेवरेबल करंट लेवल्स पे नहीं बन रहा है। तो यूजुअली जब अच्छे ट्रेंडेड मूव्स कंटिन्यू अगर होते हैं तो जब भी डिप्स आते हैं तो डिक्लाइंस में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो दोनों ही टू व्हीलर स्टॉक्स हीरो मोटो और बजाज ऑटो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। बट लेकिन जैसे नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है, तो अगर कुछ डिप आते हैं तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह ऑटो स्टॉक्स पर। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर क्या अच्छा एक्शन दिख रहा है, और इसमें बात करते हैं फर्टिलाइजर शेयरों की। आज यहाँ पर खरीदारी है। मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स आज करीब करीब 3% की बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। और खबर आ रही है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज संसद में अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी का प्रस्ताव रख सकती हैं। स्टॉक्स देखिए, आज अच्छी तेजी। चंबल फर्टिलाइजर अब 5% ऊपर आ चुका है। जीएनएफसी, जीएसएफसी में भी काफी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। रुचित, क्या व्यू बन रहा है फर्टिलाइजर शेयरों में? खबर के चलते एक्शन काफी दिखता है अमूमन इन स्टॉक्स में। तो अभी कोई ट्रेडिंग का मौका देख रहे हैं आप किसी शेयर पर? काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन भी आई थिंक ये फर्टिलाइजर के स्टॉक्स ने देखे हैं, जिसका ब्रेकआउट नो हमने रिसेंटली आते हुए देखा है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। आरसीएफ मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे भी लेना है तो कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडली ये स्टॉक में जो अपमूव आ रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। इनफैक्ट इस सेक्टर में ज्यादातर स्टॉक्स में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बट 135 के स्टॉप लॉस के साथ आरसीएफ में खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक में पोजिशनली 158 से 160 के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आरसीएफ में खरीदारी करने के बेहतर मौके इस स्तरों पर। इस बीच हम देख रहे हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई है। टाटा केमिकल्स 3% अभी ऊपर कारोबार कर रहा है, और कुछ और भी केमिकल काउंटर्स हैं जहां पर की तेजी अच्छी बन रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका रुचित? टाटा केमिकल्स पर 3% ऊपर है, अभी भी कोई ट्रेड लेने के मौके हैं स्टॉक में? कर सकते हैं यहाँ पे भी ट्रेड। इनफैक्ट ये पूरी तेजी में अब तक देखे तो ये स्टॉक से पार्टिसिपेशन रहा ही नहीं है, और आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, वो भी काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। आप डेली एवरेज के वॉल्यूम्स के कंपैरेटिवली आज का वॉल्यूम देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। अब स्टॉक में पोटेंशियल 1080 तक ये अपमूव एक्सटेंड करने का, जो जहां पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस स्टॉक को आएगा। तो करंट लेवल्स पे भी मेरे हिसाब से 970 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू रखे स्टॉक में खरीदारी करे तो 1080 के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह टाटा केमिकल्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये समझ लेते हैं, और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं आपको मिड कैप स्पेस में? गुड आफ्टरनून 18 आवर स्वदेश टीम। मिड कैप स्पेस में हमें पहला पिक ओरिएंट सीमेंट लगता है। सीमेंट सेक्टर में एक अभी बहुत बड़ा डील हुआ है, अल्ट्राटेक ने केशोराम इंडस्ट्रीज खरीदा है, और ये सेम वैल्यूएशन अगर हम ओरिएंट सीमेंट पर देते हैं तो हमें लगता है ओरिएंट सीमेंट जिसका करंट प्राइस 249 248 का चल रहा है, इसमें अगर ये वैल्यूएशन पे अगर प्राइसिंग करेंगे तो इसमें एक 45% का अपसाइड आता है, और एक साल का 12 महीने की अवधि के लिए लक्ष्य बनता है 360 रुपए का। कंपनी फंडामेंटली भी बहुत अच्छा कर रही है, ईपीएस पॉजिटिव आ रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग जो 32% है, इसको चलते हमें लगता है कि इसमें भी एक टेक ओवर डील हो सकती है। तो सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल मैक्रो काफी बुलिश है, अपबीट है, और ओरिएंट सीमेंट ये प्राइस पर भी अपने पीयर से सस्ता है, तो इसको 249 के प्राइस पे ले सकते हैं। 360 रुपए का लक्ष्य रहेगा एक साल की अवधि के लिए मिड कैप स्पेस में। दूसरा स्टॉक किरी इंडस्ट्रीज रहेगा, जो करंटली एक बेस केमिकल कंपनी है। किरी इंडस्ट्रीज का करंट प्राइस 295 का चल रहा है। इसको अगर आप एक साल की अवधि के लिए लेंगे तो एक कंजर्वेटिव टारगेट 50% अपसाइड का आ रहा है, जो कि लक्ष्य देता है 440 का एक साल की अवधि के लिए। हमें लगता है इसमें एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे आउट आ सकता है। कंपनी का एक केस चल रहा है चाइनीज जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ, और सारे हियरिंग्स, सारे प्रोसीडिंग्स उस किरी इंडस्ट्रीज के फेवर में आए हैं। तो 5000 करोड़ तक का एक पे आउट किरी इंडस्ट्रीज को आ सकता है, जो कि शेयर होल्डर्स को प्राइस एप्रिसिएशन और एक डिविडेंड के थ्रू मिल सकता है। तो एक कंजर्वेटिव टारगेट है 440 का। किरी इंडस्ट्रीज को ये प्राइस पर लेकर केमिकल स्पेस में, मिड कैप स्पेस में, ये हमारा दूसरा लक्ष्य रहेगा किरी इंडस्ट्रीज।
293 के प्राइस पर। ठीक है, तो 293 के प्राइस पर किवी इंडस्ट्रीज ले सकते हैं। आगे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे, कंपनी के पास कुछ रकम आएगी जिसके चलते शेयर धारकों को भी फायदा होगा। 440 के लक्ष्य देख रहे हैं अगले 1 साल के लिए। और सीमेंट स्पेस में ओरिएंट सीमेंट अच्छा लग रहा है अगले 1 साल के लिए 360 का टारगेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे एक और सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ नितिलेश पावस्कर इस वक्त जुड़ चुके हैं अपनी रणनीति लेकर। नितिलेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप? अब मार्केट का मूड और माहौल देख के लग रहा है कि यहाँ पे पुट ऑप्शंस लेना चाहिए। और 19,950 का पुट ऑप्शन जो 65 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब मैंने कॉल इनिशिएट किया था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा 80-85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 20,950 ये पुट ऑप्शंस को हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग 60 का रखेंगे और टारगेट रखेंगे 140 रुपीज का। ओके, तो ये है सलाह। ऑप्शन रणनीति में आप निफ्टी लेके जा सकते हैं। निफ्टी का 20,950 का पुट, टारगेट 150 का है, स्टॉप लॉस होगा 40 का, जिसमें कि अभी अधिकतम मुनाफा जो है वो 4,000 के आसपास का हो सकता है, नुकसान 1,200 के आसपास का हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रिवाइज भी किया है अभी नितिलेश ने, 85 रुपये के आसपास खरीदिए 140 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 40 का। रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने सभी का भी हम चला रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान ही होता है। तो ये एक सलाह आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि आज कुछ चुनिंदा मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी बन रही है। इंडियन बैंक ऊपर है करीब 1.25%। IDFC फर्स्ट बैंक में आज भी तेज़ी बनी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया में 1.5% की मजबूती है इस वक्त। बैंकिंग स्टॉक्स में रुचित, ये जो तेजी आई थी आज थोड़ा करेक्शन आ रहा है, कहीं कहीं दबाव भी है। क्या व्यू बन रहा है आपका? और मिड कैप स्पेस में क्या कहीं ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? ब्रॉडर तो ट्रेंड्स बैंकिंग स्पेस का नो डाउट पॉजिटिव है। एक दिन का पुल बैक मूव है, बट लेकिन जस्ट बिकॉज हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा ट्रेंड ये इंडेक्स में देखा है, इसीलिए जैसे पुल बैक रह सकता है। बट यहाँ पे अभी तक कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, तो इससे जो छोटे मोटे डिप्स आते हैं उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। 46,500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म चार्ट पे बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आरबीएल बैंक आई थिंक विद इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस अगर कुछ खरीदारी करनी है तो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे फेवरेबल नजर आ रहा है। सो एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा चुका है, पूरा कंसोलिडेशन उसके 100 डीएमए के सपोर्ट के ऊपर हुआ है। और आज देखिए गिरते बैंकिंग इंडेक्स के माहौल में भी ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, प्राइस ब्रेकआउट के वर्ष पर है। आरबीएल बैंक में खरीदारी करें बैंकिंग स्पेस में से 248 246 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 265 के नियर टर्म टारगेट्स एक्सपेक्ट है। ओके, तो ये है सलाह। आरबीएल बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3.5% ऊपर है, अभी भी खरीदारी के मौके स्टॉक में। रुचित, पावर स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली, आज थोड़ा प्रेशर में है। टोरेंट पावर, सीजी पावर जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट है। एनटीपीसी में आज दबाव देखने को मिल रहा है। खैर ये तो लार्ज कैप स्टॉक्स है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में भी प्रेशर बना हुआ है। क्या आप करेक्शन में तेज़ी करके चल सकते हैं? एंट्री लेने के मौके हैं या फिर अवॉइड करें अभी? थोड़ा सा और डिप का वेट करने की सलाह दूंगा। टोरेंट पावर ब्रॉडली एक अच्छे अपट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक में एक रनअप के बाद मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट जोन में। 20 ईएमए सपोर्ट स्टॉक का 865 875 की रेंज में आ रहा है, तो वो करंट लेवल से थोड़ा नीचे है। सो इन केस कोई नियर फ्यूचर में ऐसा कोई डिप मिलता है 875 के आसपास, तो आइडियली वहां पे फिर वापस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेंगे फ्रेश बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह पावर स्टॉक्स पर। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी है। लार्ज कैप स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, मिड कैप में बात करें तो अदानी पावर शेयरों की भी हम बात भी कर रहे थे। बाकी काउंटर्स तो नीचे है, लेकिन अदानी पावर को देखिए, अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। अदानी पावर इस वक्त करीब 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या करें रुचित, अदानी पावर में जिनके पास ऑलरेडी है मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को आगे और ट्रेल कर रहे हैं? आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड फेज है, और हम देखते हैं कि जब भी ऐसे हाई बीटा नेम्स में अच्छे ट्रेंडेड फेज होते हैं तो वो प्रोलॉन्ग टाइम तक एक अच्छे रिटर्न्स बनाते हुए दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जब तक कोई रिवर्सल के साइंस नहीं हो तब तक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और ये ट्रेंड को राइड करे।
फिलहाल स्टॉक के लिए 500 से 520 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाए, तो अगर लोअर लेवल से लिया हुआ है तो वो स्टॉक्स में मेरे ख्याल से पोजीशंस को होल्ड करे और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस बना के रखें। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह अदानी पावर पर। चलिए फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे। रुचित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।